नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के लिए कंप्लीट महामैराथन की क्लास लेकर आया हूं, जिसमें संपूर्ण सिलेबस को यहां पर ख़त्म किया गया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड पेडागोजी के टॉप लेवल के क्वेश्चन के साथ साथ PYQ क्वेश्चन को भी यहां पर कराने वाला हूं। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा, सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इम्पोर्टेंट हैं, वही कराऊंगा जो सीधे परीक्षा में ट्रेंड करते हैं। यानी कि यह वीडियो सीटेट एग्जाम के लिए SST की एक ऐसी भयंकर वीडियो होगी जिसमें कंप्लीट सिलेबस को निचोड़ा गया है। आइए इस महत्वपूर्ण वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे? नर्मदा के आसपास के क्षेत्र, सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियां, गंगा तथा यमुना के दोआब क्षेत्र, दक्कन तथा कोंकण का क्षेत्र। यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा के आसपास के क्षेत्र में सबसे पहले लोगों ने 8000 वर्ष पहले रहना आरंभ कर दिया था। पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए सुलेमान तथा किरथर की पहाड़ियों में क्या हुआ था, यहाँ पर सबसे पहले लोगों ने गेहूं तथा जौ उगाए थे। क्या उगाए थे? गेहूं तथा जौ उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सुलेमान तथा किरथर की पहाड़ियाँ, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ती हैं, वहीं पर सबसे पहले लोगों ने गेहूं तथा जौ जैसी फसलों के की फसलें उगाई थी। उसी के साथ साथ यहाँ के लोग पशुपालन भी किया करते थे, भेड़ बकरी जानवरों को भी यहाँ पर पाला करते थे। ये क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। पहला विकल्प यहाँ पर राइट आंसर होगा। नर्मदा के आसपास क्षेत्रों में लोगों ने सबसे पहले 8000 वर्ष पहले रहना प्रारंभ कर दिया था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र, गंगा का उत्तरी क्षेत्र, यमुना तथा चंबल के मध्य का क्षेत्र। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। जो गंगा का दक्षिणी क्षेत्र था, जो उत्तर भारत का ये गंगा का जो दक्षिणी क्षेत्र था, इसको प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। मगध वर्तमान में बिहार में पड़ता है। कहाँ पर? बिहार में पड़ता है। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र तथा राजगीर हुआ करती थी प्राचीन काल के दौरान में। प्राचीन काल में मगध के नाम से किसको जानते थे? गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को जानते थे। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि प्रदीप्ति व्रत क्या है? ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। व्रत जो ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करता है। व्रत जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है। विषुव पर पृथ्वी की स्थिति जब दिन और रात बराबर होते हैं। एक विशेष मध्याह्न रेखा पर दोपहर 12 बजे सूर्य की स्थिति। यहाँ पर इस क्वेश्चन को आपको बताना है प्रदीप्ति व्रत होता क्या है। प्रदीप्ति व्रत जो होता है, ये ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है। यानी कि आपको यहाँ पर ये एक प्रकार का व्रत बना हुआ है, यानी कि ग्लोब पृथ्वी बनी हुई है। यहाँ पर एक जगह पर रात होगी और दूसरी जगह पर क्या होगा? दूसरी जगह पर दिन होगा, है ना। यानी कि एक जगह पर रात्रि होगी तो दूसरी जगह पर दिन होगा। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को प्रदीप्ति व्रत बोलते हैं। एक जगह की रात्रि और दूसरी जगह पर दिन, क्या बोलते हैं इसको? प्रदीप्ति व्रत के नाम से इसी को ही जानते हैं। इसलिए सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, व्रत जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोगों को पता है सीटेट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और आप बिल्कुल कम टाइम में अपनी सीटेट की प्रिपरेशन कर सकते हो इस किताब को लेकर के। यह किताब दिशा पब्लिकेशंस की तरफ से आने वाली किताब है। इस किताब में आप लोगों को 2011 से 2024 के बीच में जितने भी सीटेट के अब तक एग्ज़ाम हुए हैं, उन सभी एग्ज़ाम के पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों को इस वाली किताब में मिलने वाला है। यह किताब पेपर 2 सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के लिए रहने वाली है। इसमें 19 पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेगा।
2850 MCQ भी आपको दिए गए हैं इस किताब में। लैंग्वेज फर्स्ट आपकी इंग्लिश रहेगी, लैंग्वेज सेकेंड हिंदी भाषा भी इस किताब में आपको मिल जाएगी। इंग्लिश में यह बुक ले सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में यह बुक ले सकते हैं, और इन बुक्स के साथ अदर सब्जेक्ट्स की भी आपको बुक्स मिल जाएंगी। इस किताब में आप लोगों को सभी पार्ट्स के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे, सभी क्वेश्चन आपको ईयर वाइज सभी वर्षों के इस प्रकार से मिल जाएंगे, और जितने भी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन रहेगा, जिनका हल रहेगा, वो व्याख्या सहित आपको मिलने वाला है। आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे। इसके अलावा आप लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की भी किताब ले सकते हो। इन किताब में भी आपको सभी वर्षों के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा, थ्योरी भी मिलेगी, और कंप्लीट अदर टेट एग्जाम की भी तैयारी इन किताब के माध्यम से कर सकते हो। जो आपका पार्ट पेपर में आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, वो इन किताब की मदद से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो यह किताब आप लोग दिशा पब्लिकेशंस की वेबसाइट से खरीद सकते हो। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और यह किताब लेने पर आपको 40% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कूपन कोड आप लोग करण5 को भी यूज कर सकते हो एक्स्ट्रा छूट लेने के लिए। अमेज़न या फ्लिपकार्ट के माध्यम से भी इस किताब को खरीद सकते हो, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सही है, यानी कि सत्य है। सही कथन बताना है पृथ्वी के बारे में, ग्लोब के बारे में या अर्थ के बारे में। पृथ्वी की अक्ष एक वास्तविक रेखा है। एक बात आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो ग्लोब होती है, ग्लोब पर जो आपकी अक्षांश रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं होती हैं, बिंदु आपके होते हैं, है ना, ये जितना कुछ भी है, ये वास्तविक रेखाएं थोड़ी ना हैं। ये कैसी हैं? ये काल्पनिक हैं। एक प्रकार से इनको मान लिया गया है। कैसी रेखाएं हैं? ये सभी की सभी रेखाएं काल्पनिक हैं, यानी कि माना गया है इन सभी रेखाओं को। कोई भी रेखा हमारी पृथ्वी पर ये अक्षांश देशांतर थोड़ी ना होते हैं। वैज्ञानिक लोगों ने इनको मान लिया है, अक्षांश हैं, देशांतर हैं, होता वाकई में कुछ नहीं है, ठीक है ना ही खिंचे हुए हैं। तो यहाँ पर वास्तविक रेखा बिल्कुल नहीं होगी। पृथ्वी की अक्ष एक वास्तविक बिल्कुल नहीं होगी। पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, बिल्कुल काल्पनिक रेखा है, जो इसकी एक अक्षीय समतल से 66.5 का कोण बनाती है। ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही कही गई है। पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, जो इसके कक्षीय समतल से 23.5 का कोण बनाती है। गलत है। यहाँ पर आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। ये आप इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। पृथ्वी का अक्ष कैसा है? एक काल्पनिक रेखा है, जो इसके कक्षीय समतल में कितने का कोण बनाता है? 66.5 का कोण बनाता है, ठीक है ना। कक्षीय समतल में बनाता है इसका अक्ष कितना कोण? 66.5 का। पृथ्वी कितने कोण से झुकी हुई है, यानी कि पृथ्वी का अक्ष कितना झुका हुआ है? 23.5 जो है ये पृथ्वी का अक्ष जो है ये झुका हुआ है। कैसा है? झुका हुआ है। झुका हुआ अगर आपसे पूछे तब आपको बताना है 23.5 डिग्री। वहीं कक्षीय समतल की बात करें तब आपको 66.5 डिग्री बताना है। अंतर दोनों में इतना ही है, ठीक है ना। राइट आंसर यहाँ पर थर्ड विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? आपको अब क्या करना है? नहीं वाला यहाँ पर बताना है। एक स्थान पर रहने से संसाधनों में कमी हो जाती थी। उन जानवरों का पीछा करना जिनका वे शिकार करते थे। संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूह से संघर्ष करना। जल संसाधनों की खोज के लिए। चलिए आपको यहाँ पर बताता हूँ नहीं वाला। यहाँ पर 3 आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। एक स्थान पर रहने से संसाधनों की कमी हो जाती थी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगर एक जगह के संसाधन को व्यक्ति के द्वारा खत्म किया जाता है तब उसको दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा। सही बात है। उन जानवरों का भी ये लोग पीछा करते थे जिनका ये शिकार करते थे, इसलिए ये एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ये भी यहाँ पर सही है। संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करते थे। क्या समूहों से संघर्ष करते थे? ये संघर्ष करते थे, ये यहाँ पर ये गलत दिया गया है।
जल संसाधनों की खोज के लिए भी आखेटक खाद्य संग्रह को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। आपको यहाँ पर कैसा बताना है, नहीं वाला, तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको एनसीईआरटी के मुताबिक यहाँ पर आपको समझाना चाहूंगा, आखेट खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने से कई कारण थे, उनका ऐसा करने से कई कारण थे। पहला कारण बताया गया है, अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे तो आसपास के पौधे, फल, जानवर को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। तो पहली बात क्या है, अगर वे एक ही स्थान पर रहेंगे तो वहाँ की सारी जो वस्तुएं होंगी, जानवर होंगे, पेड़ पौधों के फल होंगे, वे एक खत्म हो जाएंगे क्योंकि उनको वो खा लेंगे। पहला कारण था। दूसरा कारण बताया गया है, जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। तो इन जानवरों का ये लोग क्या करते थे, पीछा करते थे। तो पीछा करने वाला भी मैंने आपको यहाँ पर बताया दूसरा कारण। और तीसरा कारण यहाँ पर क्या बताया गया है, पेड़ों तथा पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग इनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार इलाकों में घूमा करते थे, मौसम के अनुसार भी घूमा करते थे। चौथा कारण, पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना असंभव है, संभव नहीं होता, यानी कि असंभव है। पानी झीलों, झरनों, नदियों में ही होता है, यानी कि मिलता है। तो लोग कहाँ रहेंगे, जहाँ पानी उपलब्ध हो, झील झरने होंगे, वहीं पर लोग रहेंगे। तो इसलिए भी इन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। ठीक है ना, अंतर मैंने आपको सब कुछ यहाँ पर बता दिया था। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये संघर्ष की बात यहाँ पर नहीं बताई गई है आपकी पुस्तक में, तो इसलिए ये गलत दिया गया यहाँ पर। ठीक है ना, नहीं वाला बताना था, इसलिए करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। चलिए यहाँ पर बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है दंती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था, वह था चोल राजा था, प्रतिहार प्रधान था, राष्ट्रकूट प्रधान था, पल्लव प्रधान था। मैंने आपको ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में कराया था, है ना। मैंने आपको क्या बताया था, दंती दुर्ग के बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि राष्ट्रकूट प्रधान था, यानी कि राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था। जिसने किस अनुष्ठान को कराया था, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान कराया था। यह अनुष्ठान कैसा था, आखिर इसकी विशेषता क्या थी, चलिए आपको बताता हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति इस अनुष्ठान को करवाता था तो वो क्षत्रिय कहलाने लगता था, यानी कि वो क्षत्रिय हो जाता था इस अनुष्ठान के जरिए। जैसे कोई व्यक्ति निचली जाति का है या निचली वर्ग का है, जिसको शूद्र कह लो, है ना, इतिहास में, तो वे लोग थे, राजा बनना चाहते थे, तो वो अगर हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान करा लेते थे तो वो क्षत्रिय बन जाते थे, वो भी राजा बन सकते थे। तो इसी प्रकार एक व्यक्ति हुआ दंती दुर्ग, जो कि कुछ इसी प्रकार से निचली जाति से बिलोंग करता था, तो उसने हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान कराया था, जो कि क्षत्रिय कहलाने लगता था, यानी कि क्षत्रिय हो जाता था हर व्यक्ति हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान कराने से। तो ये राष्ट्रकूट प्रधान वंश का था। ठीक है ना। और राष्ट्रकूट काल में एक भित्ति चित्र भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं, भित्ति चित्र में विष्णु को नरसिंह के रूप में दिखाया गया है ना। विष्णु को किसके रूप में दिखाया गया है, नरसिंह के रूप में दिखाया गया है, एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बात करते हैं। ब्राजील में पाया जाने वाला कंपोस एक जनजाति है, एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, एक परंपरागत नृत्य है, एक उष्णकटिबंधीय पशु है। जो कंपोस है ना, ब्राजील में कंपोस को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय घास के स्थल को, है ना, घास के मैदान को बोलते हैं कंपोस ब्राजील में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, एक पुस्तक में स्त्रियों को चित्र गृहिणियों एवं घरेलू सहायिकाओं यानी कि मेड के रूप में है तथा पुरुषों के चित्र अभियंताओं एवं पायलटों के रूप में है। इस तरह का चित्रण संभावनीय रूप से बढ़ावा देगा। किसको यहाँ पर बढ़ावा देगा, जो गृहिणी है, यानी कि जो घरेलू काम करने वाली जो मेड है, सहायिकाओं हैं, है ना, जो सहायिका है ना, उनको किस रूप में दिखाया गया, घर की औरतों को, स्त्रियों को यहाँ पर मेड यानी कि नौकर के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया है। जबकि पुरुष के चित्र को अभियंता यानी कि हीरो एक्टर के रूप में और पायलट यानी कि हवाई वायुयान चालक के रूप में दिखाया गया है। तो यह चित्रण किसको यहाँ पर बढ़ावा देता है या दिखाता है,
जेंडर सशक्तिकरण का तो बिल्कुल नहीं दिखाता है, जेंडर नाटकीयकरण का भी नहीं दिखाता है, जेंडर रूढ़िवाद धारणा यहाँ पर बनाने का प्रयास करता है, जेंडर समरूपता भी नहीं दिखाता है। राइट आंसर यहाँ पर होगा थर्ड ऑप्शन, जेंडर रूढ़िवाद धारणा यहाँ पर बनाना जो कि बढ़ावा देगा। ठीक है, आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाता है? पेट्रोलियम, ऊर्जा, यातायात, इस्पात। यहाँ पर राइट आंसर होगा इस्पात। जो इस्पात उद्योग है ना, उसको आधुनिक काल में रीढ़ की हड्डी के नाम से जानते हैं। जैसे आपके घर में ही इस्पात के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता है। जैसे आप लोग चाकू का भी प्रयोग करते होगे ना, चाकू का प्रयोग करते होगे, सुई का प्रयोग करते होगे कपड़े सिलने के लिए, है ना। तो ये भी इस इस्पात से ही यानी कि लौह युक्त धातुओं से ही बनी होती हैं। घर के दरवाजे, घर की खिड़कियां, घर की कुर्सी, है ना, विभिन्न चीज़ें बनी होती हैं। तो इसलिए आधुनिक युग में सर्वाधिक उपयुक्त जो संसाधन या जो उद्योग होते हैं ना, जो रीढ़ की हड्डी कहलाता है, वो हो जाएगा यहाँ पर इस्पात उद्योग। ठीक है ना। पेट्रोलियम को काला सोना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काला सोना भी बोलते हैं, इसको काला सोना बोलते हैं। आप कहोगे कि काला सोना तो कोयला होता है। अगर कोयला काला है तो उसको काला सोना थोड़ी ना बोलते हैं। सोने का मतलब होता है बहुमूल्य से लगाया जाता है, इसलिए पेट्रोलियम को भी काला सोना बोलते हैं। एग्जाम में एक बार आपके सीटेट की परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है ना, इतना आपको मैंने यहाँ पर बता ही दिया। आगे यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक स्तर तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए पाठ्यचर्या के सूत्रीकरण और मूल्यांकन कार्यविधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सही है? शिक्षा के अधिकार 2009 के अनुसार बच्चों को उनसे ना संभालने वाला गृह कार्य नहीं देना चाहिए, ना संभालने वाला गृह कार्य नहीं देना चाहिए। इसे बच्चे के चहुमुखी यानी कि सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहन देना चाहिए। शारीरिक दंड या सख्त चेतावनी, ये तो गलत है, दंड देना, चेतावनी देना गलत होता है। बच्चों को अनुशासित रूप से अपने विचारों को प्रकट करने का निर्देश देना चाहिए। यहाँ पर जो सबसे उपयुक्त आंसर होगा, बच्चों का जो चहुमुखी विकास, चारों तरफ का विकास, चौतरफा विकास, सर्वांगीण विकास के यहाँ पर प्रोत्साहन देना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका वी विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मोसेस का मतलब मूसा, ठीक है ना, मूसा तथा सोलोमन जैसे गुण विद्यमान है। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था? यानी कि मोसेस या मूसा भगवान से यहाँ पर उसको जोड़ने का प्रयास किया गया है। ईसाईयत में इसको बोलते हैं ना, ईसाई धर्म में, उसमें मोसेस तथा सोलोमन जैसे गुण हैं। तो ये दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो ये अलाउद्दीन खलजी या खिलजी। एनसीईआरटी पुस्तक में आपको खिलजी नहीं लिखा दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना, खलजी इस प्रकार से लिखा दिखाई देगा, है ना। तो जो अलाउद्दीन खिलजी था ना, इसके गुण बताए गए हैं मोसेस तथा सोलोमन के, जो कि एक शिलालेख के द्वारा बताया गया है। ठीक है ना। चलिए आगे बात करेंगे। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है 12 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि भारतीय संविधान के क्षेत्र में आलोचनात्मक चिंतन क्रिटिकल थिंकिंग के विकास के अवसर या प्रदान या उपलब्ध कराती है? आलोचनात्मक आपको यहाँ पर बताना है। बच्चों को भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को याद करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये तो गलत है। ए जिन में होगा सबसे पहले उसको हटा दो, पहला यहाँ से हटेगा, यहाँ पर भी ए हटेगा। अब आते हैं आगे, बच्चों को अध्ययन केस स्टडी उपलब्ध करानी चाहिए जिनमें लोग भारतीय संविधान में उल्लिखित विभिन्न अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष करते। ठीक है ना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, बी तो यहाँ पर सही होगा। वकील को आमंत्रित किया जाना चाहिए उन महत्वपूर्ण मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए जिनमें उसे जीत मिली है। अरे यहाँ पर एडवोकेट वकील को जीत मिली या ना मिली, इससे कोई यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, फर्क नहीं पड़ता है। तो मुख्य तौर पर जो राइट आंसर होगा केवल और केवल यहाँ पर बी हो जाएगा, बी यहाँ पर हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है 13 नंबर का, अगर एक विद्यार्थी एक जिले की जनसांख्यिकी
विशेषताओं को समझने के लिए एक परियोजना विकसित करने का प्रस्ताव रखता है, निम्नलिखित में से किसकी संभावना के रूप में आवश्यकता होगी। ये क्वेश्चन जो है ये पेडागोजी का है। कैसा क्वेश्चन है? पेडागोजी का जो क्वेश्चन एसएसटी सोशल साइंस में पूछा जाता है वो एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। जैसे जनसांख्यिकी टॉपिक से पूछा गया है। जनसांख्यिकी में क्या होता है? जनसंख्या के बारे में अध्ययन किया जाता है। स्त्री पुरुष की जनसंख्या कितनी है, उनका लिंगानुपात कैसा है, उसका अध्ययन किया जाता है। युवा जनसंख्या है या बुजुर्ग जनसंख्या है या बच्चे की जनसंख्या है, का मतलब कि किस किस की जनसंख्या है, तो सभी जनसंख्याओं का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है जनसांख्यिकी में। ठीक है ना। तो यहाँ की जो पेडागोजी है ना, एसएसटी की पेडागोजी, वो अन्य पेडागोजी से अलग होती है, बिल्कुल अलग होती है। ठीक है। जनसांख्यिकी विशेषताओं को समझना मतलब कि समझने का यहाँ पर परियोजना विकसित करने का प्रस्ताव रखता है। तो क्या यहाँ पर करेक्ट होगा? घरों के सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्रित आंकड़े, भारत की जनगणना के आंकड़े, पटवारी ग्राम प्रशासनिक अधिकारी के आंकड़े, अतीत में उभरी जनसांख्यिकी विशेषताओं के बारे में समाचार पत्र एकत्र करना या उसमें जानकारी जुटाना। राइट आंसर यहाँ पर होगा भारत की जनगणना से आंकड़े जो होंगे उससे एक विद्यार्थी जनसांख्यिकी विशेषताओं को भली भांति समझ सकता है ना। यहाँ पर यही वाला करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी तो इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा? एक बात आपको बताना चाहूँगा, कोई भी व्यक्ति है ना, कोई भी व्यक्ति दूसरे राज्य में काम कर सकता है, उसको अधिकार प्राप्त है। अगर ऐसा नहीं करने देता है तो उस अनुच्छेद का यहाँ पर उल्लंघन होगा। वही आपको यहाँ पर बताना है। समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है ना। तो स्वतंत्रता का अधिकार कहता है कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में अपना काम कर सकता है, धंधों में कुछ भी कर सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। अगर रोक टोक करेगा तो उल्लंघन होगा स्वतंत्रता के अधिकार का। अगला प्रश्न, ऑर्गेनिक खेती में फसल की पैदावार में वृद्धि करने हेतु रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। ऑर्गेनिक जो खेती होती है इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या हुआ यहाँ पर, ऑर्गेनिक खेती को हिंदी में क्या बोलते हैं? जैविक खेती। जैविक 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 से मतलब यहाँ पर लगाया जाता है जो जीव होते हैं ना, जैसे गाय भैंस की गोबर की खाद वगैरह, उससे यहाँ पर जो खेतों में यूज की जाती है घरेलू स्तर पर, कोई कीटनाशक का यहाँ पर प्रयोग ना किया जाए, वही एक प्रकार से जैविक ऑर्गेनिक खेती के अंतर्गत शामिल किया गया है। रासायनिक उर्वरक तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं प्रयोग होता है। फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जीन्स में संशोधन किया जाता है, ये भी नहीं किया जाता है। प्राकृतिक खाद यानी कि जैविक खाद तथा कीटनाशकों पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है, ये बात करेक्ट है। ठीक है ना। तो यहाँ पर थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑर्गेनिक खेती के बारे में। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो आकलन में आवश्यक होते हैं। क्या आवश्यक होते हैं? विद्यार्थियों के कार्यों का संग्रह, एक निश्चित अवधि में शिक्षक द्वारा दिए गए कार्यों व परीक्षा पत्रों का संग्रह, पोर्टफोलियो में रखे जाने वाले कार्य या वस्तु के चयन हेतु एक मानदंड। चलिए आपको सही उत्तर यहाँ पर बताता हूँ। पोर्टफोलियो जो आकलन आवश्यक होता है, आवश्यक इसलिए होता है विद्यार्थियों के कार्यों का संग्रह पता चल सके, है ना, इसलिए होता है। पहला तो यहाँ पर करेक्ट हो ही जाएगा, हर हालत में यहाँ पर करेक्ट आपका हो ही जाएगा। एक निश्चित अवधि में शिक्षक द्वारा दिए गए कार्यों व परीक्षा पत्रों का संग्रह, शिक्षक द्वारा, ये गलत यहाँ पर है। बी जिन में होगा सबसे पहले उसको यहाँ से आप लोगों को हटा देना है। बचेगा आपका थर्ड वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए और सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे, मानव इतिहास में कौन सा काल या युग सबसे लंबा है? पुरापाषाण युग, महापाषाण युग, मध्यपाषाण युग या नवपाषाण युग? राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा पुरापाषाण युग। कौन सा पाषाण युग? पुरापाषाण युग, जो कि सबसे लंबा काल बताया गया है। आगे,
यह किसने लिखा कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी? अपने भाइयों से भी अधिक योग्य तथा सक्षम थी, यह किस व्यक्ति ने लिखा था? अल बिरूनी ने, वदायूनी ने, मिनहाज ए सिराज ने, जियाउद्दीन वर्नी ने? यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर मिनहाज ए सिराज। मिनहाज ए सिराज ने लिखा कि रजिया अपने भाइयों से भी कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी, ये लिखा है मिनहाज ए सिराज ने। ठीक है ना। अल-बरूनी की पुस्तक आपको बताना चाहूँ, अल-बरूनी की किताब उल हिंद, क्या नाम है इसकी किताब का? किताब उल हिंद इसकी पुस्तक का नाम है, जिसको हिंदी में भारत की खोज या तहकीके हिंद के नाम से जानते हैं। जियाउद्दीन वर्नी की पुस्तक एग्जाम में एक बार पूछी गई थी, तारीख फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही याद रखना, जो कि जियाउद्दीन वर्नी की पुस्तक का नाम है। राइट आंसर मैंने आपको बता ही दिया, मिनहाज ए सिराज। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य तथा सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उनके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश से प्रसन्न नहीं थे। 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया था, रजिया को। ठीक है ना। कौन सा लेखक था? मिनहाज ए सिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त होता है, ऐसा क्यों है? इसे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, इसे न्यायपालिका को नजरअंदाज करने की शक्ति प्राप्त है, यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है, संसद में सभी शक्तियां निहित या प्रदान है। ठीक है ना। संसद संसद क्या करती है? यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है, मुख्य तौर पर जनता का। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन ए, सभी लोकतांत्रिक देशों से उम्मीद की जाती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा। बिल्कुल की जाती है। कथन बी, ये आवश्यक नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोनों हो जाएगा। दोनों यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। दोनों यहाँ पर हो जाएगा। आगे यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है? नहीं वाला आपको बताना है। राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में पड़ता है, ये भी हड़प्पा का ही स्थल है। सोतकाहो ये भी हड़प्पा का ही स्थल है। गवेरी वाला भी हड़प्पा का ही स्थल है। चिरांद एक ये पूरा स्थल है जो कि बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का एक पूरा स्थल है जो कि हड़प्पा से संबंधित नहीं रखता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा चिरांद, जो कि नहीं यानी कि गलत वाला यहाँ पर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है 22। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, सामाजिक विज्ञान पढ़ाना उत्तरोत्तर रूप से जटिल एवं चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। कारण, भारत के शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने के लिए पेशेवर रूप से प्रशिक्षित समाज वैज्ञानिकों की कमी है। यहाँ पर आपको बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का बताना है। चलिए आपको बताता हूँ। जो सोशल साइंस है ना वर्तमान का, उत्तरोत्तर रूप से जटिल एवं चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है पढ़ाने के लिए। बिल्कुल होता जाता है। अधिकांश इसके कम ही टीचर आपको मिलेंगे जो पढ़ाने की हिम्मत रखते होंगे सामाजिक विज्ञान को, है ना। क्योंकि एक प्रकार से ये कठिन सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। इसमें आपको अधिक से अधिक अध्ययन करने की जरूरत पड़ती है ना। और इसका कारण क्या बताया गया है? वैज्ञानिकों की कमी है। वैज्ञानिकों की कमी, बिल्कुल भी ऐसा कारण यहाँ पर नहीं हो सकता है। तो केवल और केवल ए सही है। ए सही है, आर गलत है। थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर खाली जगह में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है। कहाँ पर प्राचीन शैल चित्रकला मिली है? कर्नाटक तथा तमिलनाडु में, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा में, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना वो हो जाएगा यहाँ पर मध्य प्रदेश तथा दक्षिणी उत्तर प्रदेश से प्राचीन शैल चित्रकला के अवशेष यहीं से प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर क्या होगा?
मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश यहाँ पर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बात करता हूँ। निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए कर लेते हैं। कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान हैं। वी ऊन, डेयरी तथा कुक्कुट उत्पाद कृषि तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत आते हैं। चलिए आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को करवाई देता हूँ। राइट आंसर यहाँ पर आपके दोनों हो जाएंगे। दोनों हो जाएंगे, कैसे होंगे चलिए आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। जितने भी कृषि से संबंधित कार्य होते हैं वो उन्हीं प्रदेश में ही होते हैं जहाँ पर फसल उगाने वाले कारक विद्यमान होते हैं। जैसे आपको बताना चाहूँ, जहाँ पर उपजाऊ मृदा होगी ना, उपजाऊ, तो वहीं पर कृषि होगी। जहाँ पर इनको पानी आसानी से मिल जाए, जलवायु भी अनुकूल हो, न ज़्यादा वर्षा होती हो, न ज़्यादा आपका धूप वाला दिन होता हो, यानी कि समान चाहिए इसको, तो वहाँ पर फसल उगती है। तो विभिन्न प्रदेश में क्या होते हैं, इसके कारक विद्यमान हैं, तो उसी के हिसाब से दुनिया में फसल उगाई जाती है। पहला तो इसलिए करेक्ट हुआ। दूसरा, जो कृषि तंत्र है, एग्रीकल्चर जो है ना, एग्रीकल्चर जो सिस्टम है ना, प्रणाली है, कृषि के अंतर्गत ऊन, डेयरी, कुक्कुट यानी कि मुर्गी पालन, मछली पालन, इन सभी को यहाँ पर सम्मिलित कर दिया गया है। इसलिए दोनों यहाँ पर आपके सही दिए गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25, संघवाद से तात्पर्य है देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार का होना, देश को चलाने के लिए राज्यों का संघ होना, केवल केंद्रीय सरकार को कानून बनाने का अधिकार होना, न्यायपालिका देश में सर्वोच्च शक्ति है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार का होना ही संघवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? संघवाद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26, वीरशैववाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है? वासवन्ना, अल्लमा प्रभु, चोखा मेला, अक्क महादेवी। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपको बताना है, सबसे पहले आपको गलत यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। जैसे चोखा मेला कोई भी यहाँ पर नहीं थी वीरशैववाद में, तो सी यहाँ पर आपका गलत होगा। सबसे पहले सी जिन जिन में होगा वहाँ से उसको हटा दोगे आप, है ना। बचे यहाँ पर तीन, बाकी सभी यहाँ पर राइट आपके आंसर हो जाएंगे ए बी डी, यानी कि थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए बी डी। वासवन्ना भी वीरशैव से संबंधित था, अल्लमा प्रभु भी और अक्क महादेवी भी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञापन संकेत करता है, क्या संकेत करता है? सामाजिक सभाओं में जाकर विज्ञापन बनाने की तरफ, विज्ञापन बनाने में समाज के विभिन्न लोगों को शामिल करने की तरफ, सामाजिक संदेश वाले विज्ञापन की तरफ, सामाजिक समारोह में विज्ञापन बनाने की तरफ। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर होगा सामाजिक संदेश वाले विज्ञापन बनाने की तरफ होना चाहिए फोकस सामाजिक विज्ञापन का। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन ग्रामीण भारत में जीवन के बारे में सही है? ग्रामीण भारत, जो ग्रामीण भारत है वो भारत में 80% है ना। गांव 80% हैं भारत में। भारत में कुल किसानों में लगभग हर पांचवे में से 4 बड़े किसान हैं। ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जो 5 यहाँ पर हैं, 5 में से 5 कैसे बड़े किसान हैं? आधे तो इसमें भुखमरे हैं। ठीक है ना। किसान लोग बहुत मेहनत करते हैं ना खेतों पर, तो ज़्यादा अमीर थोड़ी ना होते हैं, ना ही उनके पास ज़्यादा खेत होते हैं, ना ही वो बड़े कृषि मतलब कि जोतदार अथवा किसान होते हैं। तो ये यहाँ पर गलत कहा गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत में किसानों को जब अपेक्षित पैदावारी नहीं मिलती तब वे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही कही गई है। जो किसान समुदाय है ना, गरीब वाला, तो वो कर्जे में डूब जाता है और कर्ज को जल्दी टाइम से भर नहीं पाता है, तो उसको दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। ठीक है ना। आगे, छोटे किसान अपनी ऋण संबंधित जरूरतों के लिए मुख्यतः बैंकों पर आश्रित होते हैं। ये बिल्कुल यहाँ पर सही बात कही गई है। क्या यहाँ पर ये बिल्कुल सही बात कही गई? बिल्कुल गलत बात कही गई है। ठीक है ना। जो छोटे किसान होते हैं ना,
वो बैंक में थोड़ी ना जाएंगे अपना कर्जा लेने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये साहूकार लोग से ले लेते हैं ना, जो कर्जदाता होते हैं ना, कर्ज देने वाले लोग होते हैं जो ब्याज पर देते हैं। साहूकार हो गए, बड़े बड़े किसान हो गए, जमींदार हो गए, उन लोगों से बेचारे छोटे किसान ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कर्ज ले लेते हैं, ना कि बैंक से लेते हैं। तो इसलिए ये भी बात यहाँ पर गलत हो गई, पहली बात यहाँ पर गलत हो गई। तो बी ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का 100% राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत में 60% परिवार खेतिहर मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं। पहला कथन गलत है। 60% नहीं, कितना परसेंट होना चाहिए? 54.6%। कितना? 54.6% भारत में खेतिहर मजदूर में लोग काम कर रहे हैं, इतना होना चाहिए था। यहाँ पर 60 है, इसलिए यहाँ पर इसको गलत माना जाएगा। गांव में सीमित आय उपार्जन के अवसरों के चलते खेतिहर मजदूर दूरवर्ती स्थान में प्रवेश करते हैं, ये भी बात यहाँ पर करेक्ट कही गई है। किसानों से नियमित रोजगार की चाहत में खेतिहर मजदूर बाजार में प्रचलित वेतन से कम वेतन स्वीकार करते हैं, ये भी बात यहाँ पर सही कही गई है। राइट आंसर आपके बी सी हो जाएंगे। यहाँ पर बी और सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30, भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। भरत एक प्रकार का कबीला था जो कि उत्तर पश्चिम भारत से संबंधित था। कहाँ से? उत्तर पश्चिम भारत से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनैतिक स्थिति बदल दी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी, जिससे भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। यहाँ पर करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? राज्य के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यहाँ पर लिखा भी है, संविधान राज्य के 3 अंग विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका को विशिष्ट शक्तियाँ इन अंगों में से प्रत्येक को सौंपी गई जिम्मेदारियों के साथ अलग अलग करता है। विधायिका में संसद और राज्य विधानमंडल में होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्रित करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई थी? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में घुमा घुमा के पूछा गया है, तोड़ मरोड़ के पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा महलवाड़ी बंदोबस्त। महलवाड़ी बंदोबस्त एग्जाम में आपके 3 प्रकार के बंदोबस्त पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं, हर परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। चलिए आपको बता देता हूँ। एक जमींदारी बंदोबस्त, जमींदारी नहीं है, यहाँ पर है स्थायी। ये 3 प्रकार के बंदोबस्त हैं। पहला नंबर है स्थायी बंदोबस्त और दूसरा नंबर है महलवारी का, तीसरा अंतिम जो है वो है रैयतवारी। तो पहले की यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ। पहले वाला है आपका स्थायी बंदोबस्त नंबर 1, ठीक है ना। इसमें इसको शुरू किसने किया था? 1793 में इसको शुरू किया था। 1793 में ना इसको शुरू किया था कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको शुरू किया था। स्थायी बंदोबस्त में जो कर था ना वो स्थायी रहता था। और कर कौन वसूला करता था? जमींदार लोग वसूलते थे। कौन? जो जमींदार लोग थे, राजा लोग थे, वो क्या करते थे? वो कर वसूला करते थे। ताल्लुकदार, जमींदार या राजा कर वसूला करते थे। कर की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? जमींदार को यहाँ पर दी गई थी। वहीं रैयतवारी ये दक्षिण भारत में लागू की गई थी, मद्रास वाले क्षेत्र में, दक्षिण भारत में। यहाँ पर सीधे किसान से ही कर वसूला जाता था। सीधे किसान यानी कि सीधे रैयत, रैयत का मतलब होता है किसान, रैयत का मतलब क्या होता है? किसान। सीधे किसान से ही कर वसूला जाता था। इसको रीड तथा मुनरो ने लागू किया था। वहीं महलवारी बंदोबस्त जो कि 1822 में होल्ट मैकेंजी के नेतृत्व में इसको शुरू किया गया था। होल्ट मैकेंजी के नेतृत्व में इसमें गांव के मुखिया को जिम्मेदारी दी गई थी, गांव के मुखिया को कर वसूलने की। तो सभी चीज़ें मैंने आपको बताएं। स्थायी बंदोबस्त में किसको जिम्मेदारी दी गई?
जो गांव का नहीं, जो एक प्रकार का जो जमींदार होगा, बड़ा भूस्वामी होगा, जमींदार होगा, राजा होगा या ताल्लुकदार होगा, उसको जिम्मेदारी दी गई। रैयतबारी में स्वयं किसान ही, मतलब कि किसानों को ही डायरेक्ट कर देना पड़ता था। महलवारी में गांव के मुखिया यानी कि गांव के प्रधान को ही कर देना पड़ता था। आगे आगे क्वेश्चन है, जुलू क्या है? व्हाट इज जुलू? दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति, दक्षिण अफ्रीका की एक भाषा, दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय पशु, दक्षिण अफ्रीका का एक परंपरागत नृत्य। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति है जुलू। क्या है? जुलू एक प्रकार की जनजाति है जो कि दक्षिण अफ्रीका में निवास करती है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35, ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा का शिष्य सेंट थॉमस में आए। कहाँ पर में आए? गोवा में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या केरल में? राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा केरला। केरला में सबसे पहले ईसाई धर्म का एक व्यक्ति आया था, सेंट थॉमस। ठीक है ना, इसने ही भारत में ईसाई धर्म को फैलाने का पहला प्रयास किया था, है ना, सेंट थॉमस ने, जो कि केरल में आया था। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको बताना चाहूँगा जहाँ से पूछा जाता है। सबसे पहले केरल में कौन से लोग आए थे, ये आप लोग याद रखना, अरबी और यहूदी व्यापारी। केरल में सबसे पहले कौन आया? यहूदी आया और अरबी लोग यहाँ पर आए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ पर आए थे। कब आए थे? 2000 साल पहले यहाँ पर आए थे। ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता जो करीब 700 साल पहले भारत आया था, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की बड़ी इज्जत यहाँ पर होती है। फिर उसके बाद 1498 में वास्को डी गामा कालीकट के केरल के तट पे आया था। ठीक है ना। केरल एक कैसा मैदान है? उपजाऊ है। यहाँ पर चावल ज़्यादा आपका होता है, चावल यहाँ पर ज़्यादा होता है। अधिकतर लोग मछली चावल यहाँ पर खाना पसंद करते हैं। आगे आगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? बैरोमीटर का प्रयोग होता है। बैरोमीटर का प्रयोग होता है, किस लिए होता है? वर्षा को मापने के लिए, तापमान को मापने के लिए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, समुद्र के स्तर को मापने के लिए। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे आगे यहाँ पर क्वेश्चन है 37 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है? सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी, केजी6। राइट आंसर होगा सीएनजी। जो सीएनजी है ना, ये प्रदूषण, मतलब कि प्रदूषित नहीं करती है वातावरण को, प्रदूषण नहीं फैलाती है सीएनजी। तो ये प्रसिद्ध, मान लो आप, पर्यावरण अनुकूलन के लिए जो कि ऑटोमोबाइल ईंधन है, ये सीएनजी। पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सीएनजी। क्वेश्चन नंबर 38, लद्दाख में पाए जाने वाले गम्पास बौद्ध विहार मंदिर, बकरी की प्रजाति किस्म, सोल की किस्म, बौद्ध भिक्षु। राइट आंसर गम्पास आपसे पूछा है, लद्दाख में पाए जाते हैं, जो कि बौद्ध विहार या मंदिर से संबंधित होते हैं। ठीक है ना। सोल कहाँ की प्रसिद्ध है? पश्मीना ऊन की। एक पश्मीना ऊन है ना, पश्मीना ऊन भेड़ बकरी से ही निकाला जाता है, जो कि लद्दाख का ही प्रचलित है, एक पश्मीना ऊन। ठीक है ना। चलिए आगे यहाँ पर बात करते हैं। मैंने आपको यहाँ पर राइट आंसर इस क्वेश्चन का बता ही दिया। पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध विहार या मंदिर। आगे सफ़ी और हनफी हैं। सफ़ी और हनफी क्या होता है? इस्लामी वास्तुकला की शैलियाँ, सऊदी अरब में स्थान, न्याय के इस्लामी सिद्धांत, दो इस्लामी शासक। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा न्याय के इस्लामी सिद्धांत। सफ़ी तथा हनफी से इनका तात्पर्य क्या था? सफ़ी हनफी का मतलब क्या है? न्याय के इस्लामी दो सिद्धांत थे, दो सिद्धांत हैं ये न्याय के, सफ़ी और हनफी। आगे कोलकाता बंदरगाह पर में स्थित है। कहाँ पर में स्थित है? गंगा सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हुगली नदी में या भागीरथी नदी में। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हुगली नदी, जो कि कलकत्ता के किनारे ही नदी है, जो कि उस दौरान एक बंदरगाह, प्राचीन काल में बंदरगाह का प्रयोग में आती थी और वर्तमान काल में भी आपकी ये स्थित है हुगली नदी पे आपकी, है ना, बंदरगाह। आगे पुरु, यदु और भरत का वेदों में उल्लेख किस तरह है? जन, राष्ट्र, राजन, दस्यु।
तो इनका उल्लेख एक प्रकार से जन, राष्ट्र, राजन, राजन का मतलब होता है राजा, ठीक है ना। दस्यु का मतलब होता है नौकर, गुलाम, ठीक है ना। और पुरु, यदु, भरत ये एक प्रकार के कबीले थे। क्या थे ये? जन थे। क्या थे? जन थे। पहला वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जन। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है ऋग्वेद की मूल रचना भाषा में हुई, यानी कि किस भाषा में हुई थी? प्राकृत में, संस्कृत में, ब्राह्मी में, सौर सेनी में। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत में रचना हुई थी ऋग्वेद की। एक बात आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर वैदिक काल के बारे में। जो वैदिक काल है इसका समय सीमा है 1500 ईसा पूर्व बीसी से लेकर के 600 बीसी तक, है ना। ये क्या है? ये है वैदिक काल का यहाँ पर समय सीमा। वैदिक काल के दो भाग हैं, एक तो ऋग्वैदिक है और दूसरा उत्तर वैदिक है। ऋग्वैदिक का टाइम कितना है? 1500 से लेकर के 1000 तक का टाइम है ऋग्वेद का। वहीं उत्तर वैदिक काल का टाइम कितना है? 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का टाइम है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, जिसको ओशियाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओशियाना के नाम से वर्तमान में सभी लोग अब जानने लगे होंगे, है ना। ओशियाना के नाम से जानते हैं ऑस्ट्रेलिया को। तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम जनसंख्या यहाँ पर में पाई जाती है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि क्या कहता है? लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित है, यानी कि लक्षद्वीप जो है द्वीप समूह ये किस सागर में स्थित है? हिंद महासागर में, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, दक्षिण चीन महासागर में। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप समूह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल का एक उदाहरण है? मरुस्थल, मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान का उदाहरण आपसे यहाँ पर मैं पूछा है, रेगिस्तान का। लद्दाख, सुंदरवन डेल्टा, कोंकण, पश्चिमी घाट। राइट आंसर आपको यहाँ पर मैं बताना है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? कौन सा मरुस्थल है? मरुस्थल तो आपका यहाँ पर लद्दाख भी मरुस्थल है। ये कैसा मरुस्थल है? एक ठंडा मरुस्थल है। मरुस्थल आपके दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो ठंडा हो सकता है बिल्कुल ही, और दूसरा हो सकता है बिल्कुल गर्म ही हो। जैसे सहारा का मरुस्थल है वो एकदम तप्त मरुस्थल है, एकदम भयंकर मरुस्थल है, गर्मी वाला मरुस्थल है, यानी कि बहुत भयंकर वहाँ पर धूप पड़ती है। कहाँ पर? सहारा के मरुस्थल में। और लद्दाख का ये ठंडा मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 47, कथनों ए और बी को ध्यान से पढ़ें। जेम्स मिल 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा। चलिए आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति हुआ जेम्स मिल, 1817 में वो एक अर्थशास्त्री भी था, इतिहासकार भी था, है ना। तो उसने भारत का इतिहास नाम की एक किताब लिखी, जिसका नाम उसने रखा ब्रिटिश, यहाँ पर क्या नाम रखा? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। 3 पार्ट में डिवाइड किया। वो 3 पार्ट कौन कौन से थे? वो 3 पार्ट में पहला पार्ट था हिंदू भारत होगा, मुस्लिम भारत होगा, और कौन सा भारत होगा? और ब्रिटिश भारत होगा, ब्रिटिश के अधीन वाला ब्रिटिश भारत होगा। इन 3 पार्ट में इसको यहाँ पर डिवाइड किया गया था। तो यहाँ पर प्राचीन मध्य युग में नहीं डिवाइड किया गया था, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश 3 भाग में डिवाइड किया गया था। पहला तो राइट है, दूसरा यहाँ पर गलत है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, क्या गलत होगा? क्या यहाँ पर राइट आंसर होगा? ए सही है, बी गलत है। 4 विकल्प यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ईरान जाने वाले रास्ते पर बोलन दर्रे के समीप कौन सा स्थान पड़ता है? वाराणसी, दिल्ली, मेहरगढ़ या कोलकाता। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता देता हूँ। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मेहरगढ़। ईरान जाते समय बोलन दर्रे के पास एक स्थान पड़ता है मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान या ईरान वाले क्षेत्र में पड़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों मेहरगढ़ के बारे में आपको कुछ जानकारी बताना चाहूँगा यहाँ पर, ठीक है ना।
यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यह ईरान जाने वाले महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान जहाँ स्त्री पुरुष ने इन इलाकों में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना शुरू कर दिया था। तो लाइनें इंपॉर्टेंट यहाँ पर कही गई हैं मेहरगढ़ के बारे में। ये बोलन दर्रे के पास में पड़ता है, ईरान जाने वाले रास्ते में। पहले जमाने में ये एक हरा भरा मैदान हुआ करता था, है ना। यहाँ पर फल फूल सब कुछ उगता था। जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इलाकों में सबसे पहले गेहूं और भेड़ बकरी को यहाँ पर पालन शुरू कर दिया था। चलिए आगे बात करते हैं। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक के द्वारा की गई थी? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा E.V. रामास्वामी नायकर या पेरियार, पंडिता रमाबाई, वीरेशलिंगम पुंदलू, ताराबाई शिंदे। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्या होगा, ताराबाई शिंदे, जिन्होंने स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना की थी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50, गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान से मिले हैं? सही विकल्प का चुनाव करें। यहाँ पर आपको 50 नंबर का क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इतनी जल्दी, बिल्कुल कम समय में मैंने आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चन करा दिए। आगे अभी आपको और क्वेश्चन यहाँ पर कराऊंगा, थोड़ा इंतजार तो यहाँ पर करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जितने भी नए स्टूडेंट हैं तो वो सबसे पहले चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो आप लोग। लाइक नहीं किया है वीडियो को, लाइक भी आप लोग कर दो। इतनी मेहनत यहाँ पर मैं करता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत यहाँ पर मैं करता हूँ। पीपीटी को तैयार करता हूँ, खुद से ही तैयार करता हूँ, यानी कि सभी चीज़ें खुद से ही करता हूँ। कंटेंट बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करता हूँ। आप लोग यहाँ पर सहयोग प्रदान करें, है ना। आप लोग चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन का बटन आपको मिलेगा सब्सक्राइब के बगल में, वहाँ से आप लोग इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुए थे? ये सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों से प्राप्त हुए थे, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। यहीं पर सबसे पहले महिलाओं तथा पुरुषों ने गेहूं जौ जैसी फसल उगाए थे। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, किस स्थान पर उत्तर की ओर सिर करके मृतकों को रखना एक सामान्य प्रथा थी? इनाम गांव, बुर्जहोम, मेहरगढ़, भीमबेटका। राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा इनाम गांव, जो कि कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र के पुणे में पड़ता है। भीमा की सहायक नदी जो है घोड़, उसके किनारे बसा हुआ एक क्या है, एक शहर है, नगर है ना। वहीं पर जो लोग मर जाते थे पहले ज़माने में, है ना, तो वहाँ पर उनको उत्तर की ओर सिर करके ज़मीन के अंदर दफना दिया जाता था, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ बुर्जहोम के बारे में। ये पड़ता है कश्मीर में। बुर्जहोम कहाँ पर है? कश्मीर में है। यहाँ पर लोग गर्तों में निवास करते थे, यानी कि गड्ढों के अंदर निवास करते थे, गर्त के अंदर। मेहरगढ़ कहाँ पर है? ये तो बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा मैदान है। भीमबेटका कहाँ पर है? MP यानी कि मध्य प्रदेश में है। राइट आंसर आपको बताया मैंने, इनाम गांव। यहाँ पर इनाम गांव के बारे में आपको बताना चाहूँगा। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे की जगह है। 3600 से 2700 साल पहले लोग यहाँ रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था, ठीक है ना। इतना आप समझ लो। आगे यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1, कायांतरित सेल के बारे में दिए गए A, B और C कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कायांतरित यानी कि रूपांतरित। आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती है। बिल्कुल राइट। कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। करेक्ट। संगमरमर एक कायांतरित सेल है। करेक्ट। तीनों यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तीनों के तीनों यहाँ पर सही दिए गए हैं कायांतरित सेल के बारे में। सेलें कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की आपकी सेलें होती हैं। पहला प्रकार कौन सा होता है? प्राथमिक, जिसको आग्नेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आग्नेय सेल या चट्टान के नाम से इसको जानते हैं। दूसरा होता है अवसादी सेल। कैसा? अवसादी सेल होता है दूसरा।
और थर्ड होता है कायांतरित। कायांतरित होता है, जिसको यहाँ पर मैंने आपको कराया। अगर मैं आपको बताना चाहूँ आग्नेय सेल का निर्माण कैसे होता है, आग्नेय सेल में मैग्मा के ठंडा होने से, यानी कि जब भूकंप निकलते हैं तब मैग्मा भी निकलता है, मैग्मा निकलता है, लावा निकलता है, तो उसके जमने से क्या होता है, आग्नेय सेल की उत्पत्ति होती है, यानी कि आग्नेय सेल कहलाता है। अगर अगर जो मैग्मा है ना वो बाहर आता है, धरातल के बाहर आता है, जमीन के बाहर आता है, तो उसको बहिर्वेदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान के नाम से उसको जानते हैं। जो मैग्मा या लावा बाहर आकर के जम जाता है, जो अंदर ही जमा रहे, जो अंदर ही दबा रहे, तो वो क्या होता है, वो अंतर्वेदी होता है। कैसा होता है? वो अंतर्वेदी होता है। अंतर्वेदी होता है, बाहर वाला बहिर्वेदी होता है। जैसे पहाड़ पर जमा रहता है तो वो बहिर्वेदी होता है, जैसे बेसाल्ट चट्टान, जैसे पठार पर्वत वाला, है ना। तो ये क्या है, ये आपका होता है बहिर्वेदी और अंतर्वेदी शैलें, जो कि आग्नेय शैल के दो प्रकार बताए गए हैं। वहीं मैं बात करूं यहाँ पर अवसादी की। किसकी? अवसादी। अवसादी में क्या होता है, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवों के अंश यहाँ पर पाए जाते हैं। परतदार सेल भी इसी को कहते हैं। और जो कायांतरित होता है ना, जब आग्नेय और अवसादी में क्या पड़ता है, ताप पड़ता है, दबाव पड़ता है, तब इनका रूप बदलता है, तो ये कायांतरित में बदल जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, पेरिया पूर्णम एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देती है? पेरिया पूर्णम सिपाहियों और सैन्य जनरलों के बारे में, राजाओं और रानियों के बारे में, विद्वानों और कवियों के बारे में, साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में। पेरिया पूर्णम जो कि एक तमिल कृति है, जो कि जानकारी हम लोगों को साधारण महिलाओं तथा पुरुषों के बारे में प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 54, शैल चित्र कहाँ मिले थे? कहाँ मिले थे? मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से, हरियाणा हिमाचल की गुफाओं से, जम्मू और पंजाब की गुफाओं से। राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से या गुफाओं से क्या प्राप्त हुए थे? शैल चित्र प्राप्त हुए थे। यहाँ पर इस विकल्प में भी आप, यानी कि इस चित्र में भी आप यहाँ पर देख सकते हो, ये क्या है, ये एक शैल चित्र है। क्या है? शैल चित्र है। मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से ऐसे चित्र मिले हैं। तो यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है 2-3 बार। आगे अभिकथन, डॉक्टर अंबेडकर ने औपनिवेशिक काल के दौरान मंदिर में प्रवेश आंदोलन की अगुवाई की थी। बिल्कुल की थी, मंदिर प्रवेश आंदोलन में इन्होंने अगुवाई की थी। कारण, अंबेडकर चाहते थे कि लोग यह देखें कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। ये भी करेक्ट, फिर तो दोनों यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, वंदगहा शब्द को मध्ययुगीन काल के लिए उपयोग किया गया है। कुलीन के लिए, गवर्नरों के लिए, गुलाम या दासों के लिए, अभिजात वर्गों के लिए। राइट आंसर होगा गुलाम या दास के लिए वंदगहा शब्द, जो कि एक फारसी शब्द है। कैसा शब्द है? फारसी शब्द है, जो कि मुगल काल या दिल्ली सल्तनत के काल में प्रयोग में लाया जाने वाला एक शब्द था, जो कि गुलाम या दासों को यहाँ पर दर्शाता है। भूमि उपयोग के बारे में कथन दिए गए हैं। भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल, केवल हो तो गलत कर ही दो आप, फटाक से गलत हो जाएगा। तो पहला गलत होगा ना यहाँ पर, कृषि और वन के लिए होता नहीं। जो भूमि होती है, भूमि का उपयोग तमाम प्रकार से होता है, सड़क बनाने में, रेलवे लाइन बिछाने में, है ना, और औद्योगिक धंधे बनाने में, मकान बनाने में। तो भूमि का उपयोग तमाम प्रकार से यहाँ पर होता है, ना कि केवल और केवल कृषि और वन में ही होता है, इसलिए गलत है। अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है भू उपयोग, ये भी गलत है। स्थलाकृति के साथ साथ जनसंख्या, उपजाऊ मैदान, अनुकूल परिस्थितियाँ, सब कुछ यहाँ पर लागू होती हैं। तो यहाँ पर आपके दोनों ही गलत दिए गए हैं। राइट आंसर आपका होना चाहिए सी ऑप्शन। ए बी दोनों गलत हैं, ए बी दोनों गलत हैं, ठीक है ना, ए और बी दोनों यहाँ पर गलत हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम से आंतरिक से बाहरीतम तक परत पहचानिएगा। अंदर से बाहर सबसे अंदर कौन सी है और सबसे ऊपर कौन सी है? सबसे ऊपरी परत को परपटी बोलते हैं। परपटी यानी कि सियाल, SI+AL,
सिलिका और एल्यूमिना इसमें पाया जाता है। और वहीं मेटल में क्या पाया जाता है, मेटल में पाया जाता है सीमा Si+Ma, सिलिका प्लस मैग्नीशियम पाया जाता है। क्रोड में क्या पाया जाता है, Ni+Fe, निकेल और फेरस इसमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं मृदा में नमी बनाए रखने के लिए, मृदा के ऊपर जल के प्रवाह को मंद करने के लिए, और नालिकाओं को बनाने से रोकने के लिए, पवन की गति को रोकथाम कर मृदा संरक्षण की आवरण में, है ना। राइट आंसर होगा यहाँ पर पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। यहाँ पर इस वीडियो का जो अंतिम क्वेश्चन है, यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन यानी कि 60 नंबर का क्वेश्चन, हिमनद के निक्षेपण को क्या बोलते हैं, हिमोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिमोड बोलते हैं। लोयस किसका है, पवन का निक्षेपण है। तटबंध नदी का एक आकृति है ना, समुद्री गुफा समुद्र का, है ना। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए यहीं तक है। मेरा गला भी एक प्रकार से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है बोलते बोलते, है ना। आप लोग समझ पा रहे होगे ना। तो वीडियो को लाइक बिल्कुल कर दियो, चैनल को भी फटाक से सब्सक्राइब कर लियो नए हो तो, है ना। और मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।